Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to start and complete this Cell the Unit of Life, जो कि Cell the Fundamental of Unit of Life है क्लास 9th का. As soon as ये चैप्टर जो है हम फिनिश कर देंगे थोड़ी ही देर में, 20 to 30 मिनट्स की बात है. बने रहिए और 20 to 30 मिनट्स में अपना ये जो चैप्टर है कंप्लीट कीजिए. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. अगर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. फंक्शनल क्यों कहा जाता है? वेदर इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इवन इन द यूनिसेलुलर ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, वो सिंगल सेल वो सारे फंक्शन करती है जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट अगर हम बोले सेल को क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लाइफ. सपोज अगर हम बात करें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ होम की, अगर हम बात करें तो जैसे कि ईंट होती है वैसे ही लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक के लिए क्या है? दैट इज अ सेल. सेल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, आगे जाके टिश्यू बन जाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म और पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है. डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो डेड सेल की डिस्कवरी रोबोट हुक ने की थी 1665 में. लिविंग सेल की एंटोन वॉन लियोन हुक ने की थी. न्यूक्लियस की रोबोट ब्राउन ने की थी. सेल थ्योरी जो है स्किल्डन एंड स्क्योवन ने दी थी, दैट इज थॉमस स्किल्डन एंड मिथिया स्क्योवन. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म जो था दैट वाज गिवन बाय परकिंज. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेल थ्योरी कहती क्या है, जो कि स्किल्डन एंड स्क्योवन ने दी थी. स्क्योवन कौन थे? हमारे जूलॉजिस्ट थे. स्किल्डन कौन थे? बॉटनिस्ट थे. उन्होंने कहा था जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितनी भी नई सेल्स आ रही हैं वो पुरानी सेल से आ रही हैं. एज यू ऑल नो सेल का साइज, नंबर, शेप ये सब वेरी करता है, डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे. अगर हम नंबर के बेस पे बात करें तो देयर आर टू टाइप्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट होती है, मल्टीसेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है. यूनिसेलुलर में अमीबा और बैक्टीरिया आ जाते हैं, मल्टीसेलुलर में प्लांट्स और ह्यूमंस एनिमल्स आ जाते हैं. सेल्स हैविंग डिफरेंट साइज. एज यू ऑल नो सेल के पास अलग अलग साइज हो सकता है. स्मॉलेस्ट सेल जो है दैट इज अ म्यूकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. जो लार्जेस्ट सेल होती है दैट इज अ ऑस्ट्रिच एस. लॉन्गेस्ट सेल जो होती है दैट इज अ नर्व सेल. वहीं अगर हम बात करें सेल की अलग अलग शेप भी होती हैं. बोन सेल जो होती हैं उनकी स्पिंडल शेप होती है. नर्व सेल जो होती हैं वो ब्रांच और इलोंगेटेड होती हैं. आरबीसी जो होती हैं वो बाइकनकेव और डिस्क शेप की होती हैं. ओवम ऑफ एग और जो होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप. नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल के क्या क्या कंपोनेंट है. सेल की ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर सेल वॉल होती है, अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेल कंट्रोल कर रहा होता है. बाकी ये जो सेल का पूरा सब्सटेंस है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्लास्टिड होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनी डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं. मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनली है सबके सब डबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन ही नहीं होती और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है. जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं वो होते हैं 4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स. डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं 3 माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड. नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मेम्ब्रेनस की, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड के अंदर ही आता है. नॉन मेम्ब्रेनस की अगर हम बात करें उसमें आ जाते हैं राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल कहो, ये दोनों के दोनों किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन सेल डिवीजन. सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की, जो कि सेल की मेम्ब्रेन होती है. नेक्स्ट दिस इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, जो कि क्या करती है? सेल के कंटेंट को डिफ्रेंशिएट कर रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सपोज दिस इज अ सेल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये अंदर वाले मटेरियल को सेपरेट करती है बाहर वाले मटेरियल से. सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सबकी एंट्री नहीं कराती, जो इंपॉर्टेंट है उसी की एंट्री कराएगी. इसमें डिफ्यूजन भी करा सकते हैं सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है. देयर आर द ट्रू ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो लो से हाई की तरफ जाता है, वेयर एज पैसिव हाई से लो की तरफ जाता है. अगर हम सपोज इस स्लाइडर की बात करें, ये जो स्लाइडर होता है इसमें अगर आप इस स्लाइडर में नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये एक्टिव है, और अगर इस स्लाइडर में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ये पैसिव है. मतलब हाई से लो आ रहे हो तो ये पैसिव है और लो से हाई की तरफ जा रहे हो तो ये क्या है?
एक्टिव है। अगर इसी स्लाइडर की हम बात करें तो जब बच्चे झूला झूलते हैं, अगर वो नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी लगती है। सिमिलरली एक्टिव में भी क्या लगती है, एनर्जी लगती है। और जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, जहाँ एनर्जी लगेगी वो फास्ट प्रोसेस होगा, जहाँ एनर्जी नहीं लगेगी वो स्लो प्रोसेस होगा। यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी मूवमेंट करा सकते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और वाटर का ही मूवमेंट करा सकते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें दो और प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी होते हैं। जैसे डिफ्यूजन होता है दैट इज मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन। डिफ्यूजन होता है हाई रीजन से लो रीजन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं पार्टिकल्स, सैल्यूट पार्टिकल, वहाँ से लो की तरफ जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लो से हाई की तरफ जाते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब अगर सॉल्यूट के लिए रिक्वायरमेंट है तो डिफ्यूजन होगा, सॉल्वेंट के लिए ऑस्मोसिस होगा। सॉल्वेंट में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होगी। डिफ्यूजन जो है लिक्विड गैसेस दोनों में होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है। डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। डिफ्यूजन सारी डायरेक्शन में इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉलो करेगा, वेयर एज ऑस्मोसिस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा। डिफ्यूजन नेचुरल फॉर्मूला है, किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता, वेयर एज ऑस्मोसिस रोका जा सकता है या रिवर्स भी किया जाता है बाय अप्लाइंग अ एक्सटर्नल फोर्स। जितने तरीके भी सब्सटेंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो सारे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वाटर मूव करता है। जैसे सपोज अगर हम बात करें डिफ्यूजन में, एक पानी के अंदर इंक की एक ड्रॉप डालो, वो पूरी डिफ्यूज हो जाएगी और पानी को पिंक कलर कर देगी, उसे हम डिफ्यूजन कह देंगे। और ऑस्मोसिस में आ जाता है जैसे कि आरबीसी स्वेल जो है वो स्वेल अप हो जाती हैं जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन, ये चाय है, जो नीचे चाय छनती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चाय पत्ती सॉल्वेंट बच जाते हैं उन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के सॉल्यूशन कहा जाता है। तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब हायर जो सॉल्यूट, हाइपर मतलब ज़्यादा, हायर कंसंट्रेशन कहाँ होनी चाहिए, बाहर की तरफ। तो हायर पानी कहाँ होगा, अंदर की तरफ। अगर सॉल्यूट बाहर ज़्यादा है तो पानी कहाँ होगा, अंदर ज़्यादा होगा। अब पानी अगर अंदर ज़्यादा है तो पानी बाहर जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगी। आइसोटोनिक कंडीशन में सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन बाहर और अंदर बराबर रहती है, कोई मूवमेंट नहीं होती, सेल नॉर्मल रहती है। हाइपोटोनिक में अब हायर सॉल्यूट कहाँ रहेंगे, अंदर ज़्यादा और पानी बाहर ज़्यादा। पानी अगर बाहर ज़्यादा है तो वाटर क्या करेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है। नेक्स्ट एक दो प्रोसेस और आते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल ईट करती है, सेल टेकिंग ऑल द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एज सीन इन अमीबा। अमीबा में भी एंडोसाइटोसिस देखने को मिलता है। एक्सोटाइसोटिस की बात करें, ये अपोजिट प्रोसेस है, जिसमें सेल के अंदर वेसिकल होता है, तो अगर इसको बाहर जाना है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और जितना भी कंटेंट है सेल के वेसिकल के अंदर उसको सबको एक्सपेल आउटसाइड कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, डेड होती है, रिजिड होती है, आउटर कवरिंग होती है, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। सपोज ये डायग्राम बना रखा है, यहाँ दो लेयर है, इसमें एक ही लेयर है, तो समझ जाना ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, बिकॉज प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है और नॉन लिविंग है, रिजिड है, तो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का ये फंक्शन होता है कि वो रेजिस्ट करती है कि सेल की जो है बस्टिंग ना हो सके। हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या करेगी, उस कंडीशन में जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, सेल स्वेल अप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना प्रेशर अंदर की तरफ बाहर लग रहा है उतना ही प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगेगा। प्रेशर लगाएगी सेल वॉल के अगेंस्ट, सेल वॉल क्या करेगी, उतना ही प्रेशर अंदर की तरफ लगाएगी, जिसकी वजह से सेल बस्ट नहीं हो पाती। नेक्स्ट, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, एनिमल और वायरस के अंदर नहीं होती।
प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है। एक और प्रोसेस होता है जो होता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस जो है वो प्लांट सेल के अंदर ही होता है, जिसमें पानी का लॉस हो जाता है थ्रू ऑस्मोसिस, मतलब थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, सेल का जितना भी कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से दूर भाग जाएगा। एज यू ऑल नो दिस इज अ सेल वॉल, ये आपकी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जितना भी ये कंटेंट है ये सारा श्रिंक हो गया और सेल वॉल से जो है दूर भाग गया। ऐसी कंडीशन को प्लाज्मोलाइज कंडीशन कहते हैं, जिसमें जितना भी सेल कंटेंट है या साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो सारा का सारा क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि डबल लेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एज यू सी दिस इज अ सेल, ये सेल है, ये देखो डबल मेम्ब्रेन बन रखी है और साइड में छोटे छोटे ये पोर्स बन रखे हैं। तो जो भी न्यूक्लियस का कंटेंट इधर से साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस का इधर उधर कौन कर लेता है, ये पोर्स करने में हेल्प करते हैं। ये जो डबल मेम्ब्रेन की मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। कौन सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल भी होते हैं जो कि तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती। अगर सेल डिवाइड कर रही है तो क्रोमैटिन मटेरियल नहीं दिखेंगे। क्रोमैटिन मटेरियल एज यू सी दिस इज अ न्यूक्लियोलस, ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर बने हैं जो कि न्यूक्लियस के कंटेंट को और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को एक्सचेंज इधर से उधर कर सकते हैं। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमैटिन है। ये तभी दिखेंगे जब ये जो सेल है इतनी बड़ी ये डिवाइड नहीं करेगी तब। नेक्स्ट ये जो है सेल के इस कंटेंट को साइटोप्लाज्म कहते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमैटिन कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंटेंगल्ड होते हैं और ये चेंजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सेलुलर रिप्रोडक्शन और मैच्योरिटी में। अगर हम देखा जाए तो दो तरीके की सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का साइज बहुत स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है और यूकैरियोटिक सेल 5 to 100 माइक्रोमीटर होती है। ये 100 लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, दिस इज अ 100। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता है, यहाँ वेल डिफाइंड होता है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ होती है। जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं होता उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है एब्सेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड कौन से, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन में हमने 2 पढ़े थे, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, और सिंगल मेम्ब्रेन में हमने 4 पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स और वैक्यूल। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर प्लांट सेल भी आएगी, एनिमल सेल भी आएगी। बस प्लांट सेल पे सेल वॉल होती है, एनिमल सेल पे सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म की बात करें, दैट इज अ फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। एज यू सी ये सेल का डायग्राम देखो, न्यूक्लियस ये पूरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का बाहर वाला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली करते हैं जो कि कुछ ना कुछ सेल का फंक्शन कर रहे हैं। सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन है, मैं बता चुकी हूँ, बहुत सारी ट्यूब्स और शीट्स बनी होंगी विद इन अ सेल। एज यू सी दिस इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरीके का होता है, RER SER। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। एज यू सी ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर द राइबोसोम, मतलब ये RER है, दैट इज अ RER। जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है, दीज आर SER। SER मतलब स्मूथ, ये स्मूथ इसलिए क्योंकि कोई राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, राइबोसोम्स नहीं है तो वो लिपिड या फैट का सिंथेसिस करेंगे। RER का अगर हम SER की बात करें तो SER डिटॉक्सीफाई करता है, सेल को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कराता है, स्पेशली कौन सी, लीवर सेल। अगर हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। गोल्गी एपरेटस का नाम कैमिलो गोल्गी के बाद गोल्गी पड़ा है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि रफली पैरेलली अरेंज हैं, एज यू सी किसके फॉर्म में, एक स्टैक, एक के ऊपर एक, जैसे कॉइन्स होते हैं एक के ऊपर एक, इसे स्टैक बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पैरेलल है एक दूसरे से और एक के ऊपर एक अटैच है। नेक्स्ट इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। नेक्स्ट ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, किसकी, प्रोटीन की। वो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे थे, कहाँ बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम में। हेल्प इन स्टोरेज में करेगा, मॉडिफाई करेगा और पैकेजिंग करेगा सारे प्रोडक्ट किसमें, वेसिकल्स में। एज यू सी यहाँ पे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन रखे हैं, तो अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो पैक हो रखे हैं। सबसे बड़ा और रोल क्या होता है, दैट इज लाइजोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है। लाइजोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है और सेल की क्लीनिनेस को मेंटेन करता है। इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, बिकॉज ये बस्ट भी हो जाते हैं और अपना खुद का डाइजेशन भी कर देते हैं। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें, वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, दैट इज अ स्टोरेज सैक प्रेजेंट इन अ सेल। बहुत ही छोटे होते हैं एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल, और प्लांट सेल में बड़े होते हैं। अगर सपोज दिस इज अ एनिमल सेल, दिस इज अ प्लांट सेल, यहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूल बना है, यहाँ छोटा बना है, तो समझ जाना ये वाली प्लांट सेल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्लांट सेल में 50 to 90% ऑफ सेल का जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल्स ने कवर कर रखा होता है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल को। वैक्यूल्स अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में, वहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट और वाटर होता है उनको सबको बाहर निकालते हैं वैक्यूल्स, और जो भी फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं। वैक्यूल्स भी 3 तरीके के होते हैं, सैप, कॉन्ट्रैक्टाइल और फूड वैक्यूल। सैप वैक्यूल आपको प्लांट में देखने को मिलेंगे, जिसमें फुल ऑफ सैप होता है, रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, जहां पर वो वैक्यूल किस में हेल्प करते हैं, जितना भी एक्सेस वाटर होता है या वेस्ट होता है उसको एक्सपेल आउट करते हैं। फूड वैक्यूल क्या होता है, दैट इज सीन इन ऑल्सो अमीबा, जिसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोफोडिया, जो कि होते हैं फॉल्स फीट, उनकी वजह से जो भी फूड मटेरियल होता है उनको अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है सिवाय आरबीसी के। एज यू सी दिस इज अ डायग्राम, ये है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज अ इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन में मैंने फोल्डिंग्स जो दिखा रखी है इसी को क्रिस्टी कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है ताकि यहाँ पे एटीपी का जनरेशन और अच्छा हो सके। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के राइबोसोम्स, खुद के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और ये अंदर वाले स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर इनके पास डीएनए राइबोसोम खुद हैं तो इसका मतलब ये अपने प्रोटीन भी खुद बनाते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दैट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये पावर जनरेट कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, वो की जो कि क्या है, एटीपी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस इज़ अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, ठीक है। वट एवर द फूड वी हैव, जो भी हमने फूड खाया वो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। ये एनर्जी जो है सिंथेसाइज हो रही है और केमिकल और मैकेनिकल वर्क में हेल्प कर रही है, और ये एनर्जी स्टोर किसकी फॉर्म में होती है, दैट इज इनटू एटीपी। नेक्स्ट है दैट इज अ प्लास्टिड, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। इसमें आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि ग्रीन कलर का होता है। कहाँ देखा जाता है, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इसमें भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन से, कैरोटीनाइन, जेंथोफिल, जो कि रेड येलो, जो कि फ्रूट, जो लाल पीले कलर के फ्रूट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर नहीं होता, दीज आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का काम होता है शुगर को स्टोर करना, एलियोप्लास्ट का काम होता है ऑयल और फैट को स्टोर करना, एलिरोप्लास्ट का काम होता है प्रोटीन को स्टोर करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यही प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिवाइड किया है। न्यूक्लियस प्लांट सेल का सेंटर में होता है, प्रेजेंट टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है, एनिमल में सेंटर ही होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता, सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं होती। सेंट्रोजोम्स की अगर हम बात करें जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, वो प्लांट के अंदर नहीं होते। गोल्जी बॉडी दोनों में होते हैं, लेकिन प्लांट की गोल्जी बॉडी को डिक्टियोटोजोम कहते हैं। वैक्यूल जो है प्लांट में बड़े, एनिमल में छोटे होते हैं। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, सेल डिवीजन वो प्रोसेस होता है जहां पेरेंट सेल डिवाइड करती है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में। दिस इज अ पेरेंट सेल, उसने अपने आप को डिवाइड किया डॉटर सेल में। सेल डिवीजन 2 तरीके की हो सकती है, माइटोसिस और मियोसिस। ज़्यादातर सेल, अगर सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो माइटोसिस से होती है, ठीक है। फॉर ग्रोथ या रिप्लेस या ओल्ड डैमेज सेल, सपोज आपकी स्किन है, उसमें कोई भी इंजरी हो गई है तो उस टाइम पे वहाँ पे जो डिवीजन चलेगी दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस कब होती है, ग्रोथ के लिए होती है, या तब होती है जब ओल्ड या डैमेज सेल को रिप्लेस करना हो तब।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, एक सेल डिवाइड करती है और कितनी सेल देती है, 2 सेल देती है। नेक्स्ट यहाँ पे पेरेंट सेल का क्रोमोसोम और डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वल रहते हैं, जिसकी वजह से माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। एज यू सी दिस इज डिप्लॉयड, डिवाइड होके भी डिप्लॉयड बनेंगे। 2n है तो 2n ही रहेगा, इसी को डॉटर सेल कहते हैं। और अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, मतलब 2n मतलब 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर में भी 46 ही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस जो है वो स्पेसिफिक सेल्स में देखा जाता है, वो भी कौन सी सेल्स में, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एनिमल्स के। ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। वो गैमीट जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है और वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो पाएंगे। बिकॉज मियोसिस क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। वो गैमीट्स जो बन रहे हैं वो कौन से प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस प्रोसेस से बनेंगे, और इन्हीं गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है जिसके बाद ऑफस्प्रिंग बना जाता है। तो मियोसिस कहाँ हेल्प होती है, दैट इज इन अ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। यहाँ एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है और कितनी देती है, 4 डॉटर सेल देती हैं। वेयर एज माइटोसिस में अभी आपने देखा था 2 देती थी। यहाँ पे डॉटर सेल का जो नंबर है, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो पेरेंट सेल के आधे होंगे, आधे होंगे। यहाँ बराबर थे, यहाँ आधे होते हैं। अगर बराबर थे तो इक्वेशनल डिवीजन था, जब आधे होंगे तो रिडक्शनल होगा। एज यू सी ये पेरेंट सेल है 2n, ये बन गए n 4, तो n क्या हो गया, आधा हो गया पेरेंट सेल का, तो ये डॉटर सेल हो गई। तो इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। 2n को अगर मैंने 46 कहा था तो n हो जाएगा 23 23 23, मतलब ईच डॉटर सेल हैव अ 23 क्रोमोसोम्स, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9th का बहुत अच्छा चैप्टर है। नोट्स चाहिए हों एकदम सिस्टमेटिक, फटाफट से कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी नोट्स। आप लिंक वगैरह ज्वाइन करके मुझे मैसेज करिए सो दैट आई कैन सेंड यू अ प्रॉपर नोट्स, और आप इनका PDF या प्रिंट आउट निकाल के इन्हीं से अपना रिवीजन कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट नोट्स जिनसे आप अपना एक एक चीज़ रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज मैंने हर एक चीज़ कवर करी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।